Let's revise. The next topic is that एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इन एसिडिक बफर। अब एडिशन करेंगे हम स्ट्रॉन्ग बेस का। तो पिछले वीडियो के अंदर हम देखा था कि एडिशन हमने किया था स्ट्रॉन्ग एसिड का। अब करेंगे हम स्ट्रॉन्ग बेस का एसिडिक बफर के लिए। तो एसिडिक बफर क्या था हमारे पास, क्या था पहले तो हमारे पास वीक बेस था जो कि क्या था, पार्शियली डिसोशिएट हो रहा था, और साथ में हमारे पास साल्ट था उस वीक बेस का, ठीक है। और वो कि फुली, जो आप पता होगा साल्ट था वो कैटायन और अनायन से बना होता है, वो क्या होता है, फुली डिसोशिएट होता है। मैंने क्या एडिशन किया इसके अंदर, स्ट्रॉन्ग बेस का किया। स्ट्रॉन्ग बेस ले लेती हूँ मैं, NaOH ले लेती हूँ। तो स्ट्रॉन्ग बेस है वो फुली डिसोशिएट हो जाएगा, इसका मतलब Na प्लस और OH नेगेटिव के अंदर आपको डिसोशिएट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब एक बात बताओ, इसके मैक्सिमम एक्स मोल्स हैं, तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, ठीक है। अब एक बात बताओ यहाँ पर, अगर आपको समझ में आ रहा होगा, देख के भी समझ में आ होंगी जी, तो OH प्लस आयन्स है वो क्या करेंगे, उसको H प्लस आयन होंगे, वो रिएक्ट करेंगे H प्लस आयन्स के थ्रू और क्या करना स्टार्ट कर देंगे, आपका वाटर फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और वाटर फॉर्मेशन आपको पता भी होगा, ये भी आपको पता होगा कि OH प्लस H ये रिएक्शन कैन बी पॉसिबल बिकॉज इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि आपको पता होगा कि वाटर कभी भी पार्शियली डिसोशिएट ही हो पाता है, फुल डिसोशिएट नहीं होता, इसका मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो आप OH प्लस आयन्स और H प्लस आयन्स को अगर रिएक्ट करोगे तो आपका वाटर फिर से फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं आई। तो एक बात बताओ, जब मुझे यहाँ से समझ में आया तो एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन आपकी H प्लस आयन की थी, ठीक है, H प्लस आयन्स की कंसंट्रेशन अपने आप ही कम हो जाएगी। अगर इनकी कंसंट्रेशन आपके सामने कम हो गई, जैसे मान कर चलो भाई मेरे पास क्या था, जो पीएच विल्चेनियम एडिशनल हो जाए, ठीक है। तो हमारा अच्छा एक चीज़ बता दूँ मैं, अगर जब मैंने आप एडिशन किया आपके सामने क्या स्ट्रॉन्ग बेस का, तो उसमें क्या फ़र्क आया हमारे पास, यहाँ पे क्या हो गया, आपके OH आयन की वजह से भी यहाँ पर पीएच पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है, लेकिन OH आयन आते ही वो क्या होने लगे, वाटर फॉर्मेशन करने लगे, तो रिएक्शन में कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, यहाँ पर अगर H प्लस आयन्स आपके डिक्रीज होने स्टार्ट होगी तो इसका मतलब क्या होगा, ये रिएक्शन क्या करनी स्टार्ट होगी, फॉरवर्ड आपकी रिएक्ट करनी स्टार्ट होगी। अगर ये फॉरवर्ड स्टार्ट होगी तो इसका मतलब क्या होंगे, आपके जो CH3OO नेगेटिव आयन्स है उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, और CH3 एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपके H प्लस आयन्स आपके डिक्रीज हो रहे हैं उनकी क्वांटिटी। तो एक तरीके से कह सकती हूँ कि जब हम स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाते हैं किसी भी एसिडिक बफर के अंदर, तो जो आपके आयन्स की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, एंड द एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन इज गेट डिक्रीज, बिकॉज वहाँ पर क्या हो जाता है, आपका जो एसिडिक बफर होता है वो अपना पीएच को मेंटेन करने के लिए जो आपके एक्सेस अमाउंट के अंदर OH नेगेटिव आता है, वो एक्सेस क्यों कहलाएंगे, एक्सेस वो इसलिए कहलाएंगे क्योंकि आपको पता है फुली डिसोशिएट होगा, इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेस के अंदर, इसका से पीएच पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो क्या करते हैं, जो OH है जो ज़्यादा एक्सेस के अंदर है वो कुछ इन्वॉल्व हो जाते हैं H के साथ और वाटर फॉर्मेशन करने स्टार्ट करते हैं, जिससे क्या होता है आपका पीएच मेंटेन हो जाता है, ठीक है। गेट्स कंबाइंड विद H प्लस आयंस कमिंग फ्रॉम एसिटिक एसिड एंड फॉर्म वाटर। इसका आंसर H प्लस का आयंस क्या होता है, कंज्यूम हो जाते हैं, इक्विवेलेंट मूव इन फॉरवर्ड रिएक्शन, इक्विवेलेंट मूव हो जाता है आपका फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर, और H प्लस आयंस आपके फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, एक इक्विवेलेंट केस आपका बन जाता है यहाँ पर। मतलब कैसे एक तरीके से कि जितने आपके H प्लस आयंस जितने आपके H प्लस आयंस यहाँ पर निकलेंगे, जितना मतलब तरीके से मांग चलो, अगर OH आयंस आपके क्या हो रहे हैं, इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं वाटर फॉर्मेशन करने के लिए, आनंद कर लो, वाटर फॉर्मेशन करने के लिए, उतना ही आपका क्यूरेशन फॉरवर्ड होगी और आपके H प्लस आयंस मेंटेन होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया ये कंसंट्रेशन, समझ में आया कंसेप्ट, ठीक है जी। अब पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक बफर। अब बेसिक बफर के अंदर पढ़ेंगे हम दो केसेस, जो भी क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, ठीक है। इन दो केसेस को यहाँ पर भी स्टडी करेंगे हम, सिंपल केस है एकदम, बिल्कुल ईजी केस है, ठीक है। लेट्स स्टडी इट। कि मांगो चलो मेरे पास क्या है, अब मैं पढ़ रही हूँ बेसिक बफर के लिए। जो बेसिक बफर होता है वो पता होगा, मैंने आपको वीक बेस से बना होता है, वीक बेस मैंने ले लिया, मांग चलो NH4OH ले लिया, और इसके साल्ट से, तो साल्ट मैंने ले लिया NH4Cl, ये मैंने इसका ले लिया साल्ट ले लिया, ठीक है, NH4Cl का। तो इसमें HCl क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब भी उसका साल्ट बन के आया है, ठीक है। पता होगा मैंने कि बेसिक बफर वो होता है कि हम वीक बेस साथ में वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट लेते हैं, ठीक है। तो ये बना लिया मैंने बेसिक बफर। आप बेसिक बफर से क्यों कह रहे हैं, देखो बेसिक बफर इसलिए कहते हैं, एग्जांपल से मैंने लिया था, तो मेरे पास क्या है, तो आपके पास ये है साल्ट जो कि चेंज हो जाएगा आपका NH4 प्लस क्लोरीन नेगेटिव, साल्ट है आपका, और आपका क्या है, ये आपका वीक बेस जो कि आपका चेंज होगा NH4 प्लस OH नेगेटिव के अंदर, ठीक है। ये आपका क्या है वीक बेस, तो पार्शियली डिसोशिएट होगा, जिसका आंसर आप देखा पे OH प्लस आयंस आपके ज़्यादा है, इसका मतलब ये क्या होगा, आपका बेसिक बफर होगा, इसलिए हम इसको बेसिक बफर कहते हैं बिकॉज ऑफ हैविंग H प्लस आयंस इनटू इट, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर POH एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पर एडिशन कर देती हूँ केस अंदर, क्या केस वन के अंदर हम पढ़ते हैं कि मैंने केस ले लिया
कि मैंने क्या किया, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड इसके अंदर क्या किया, इन्वॉल्व किया। जब मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड इन्वॉल्व करूँ चाहे स्ट्रॉन्ग बेस इन्वॉल्व करूँ, तो मैंने पहले केस लिया स्ट्रॉन्ग एसिड का। मैंने क्या किया, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड इन्वॉल्व किया, तो मैंने मांगते HCl मैंने इन्वॉल्व किया, तो H+ आयन्स क्लोरीन नेगेटिव, इसके X मोल थे, ये भी X ये भी X, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ पर एक नई चीज़ देखिए, पीछे भी पढ़ते आ रहे हैं कि एक आपको पता होगा, एक तो यहाँ पर क्या है प्लस आयन्स नेगेटिव आयन्स, प्लस आयन नेगेटिव आयन्स नेगेटिव आयन्स, तो प्लस वाला कहीं ना कहीं से नेगेटिव ढूंढेगा, तो एक तो ये क्लोरीन से रिएक्ट कर सकता है, एक आपका OH से वो कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। तो मैंने देखा, मैं मानती हूँ मैंने क्या किया, अगर मैं H+ को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करूँगा तो आपका HCl बन के आएगा, जो कि रिएक्शन हो ही नहीं सकती, बिकॉज HCl आपका क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि फुली डिसोशिएट हो जाता है, वो चाहिए अपने आप को एसोसिएटेड फॉर्म में जाना नहीं चाहेगा, रिएक्शन होगी नहीं। इसका मतलब क्या होगा, जो H+ आयन से वो किस साथ रिएक्ट करेंगे, OH नेगेटिव के अंदर, और वो आपका वाटर फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो कंसंट्रेशन थी, जो आपकी H+ आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी, क्यों, एक्सेस के अंदर था यहाँ पर H+ आयन, क्यों एक्सेस के अंदर था, क्योंकि आपका एक फुली डिसोशिएट हो गया है, वो किसके द्वारा मेंटेन हो गया, OH आयन प्लस के आयन के कारण, ठीक है। क्योंकि OH+ आयन के अगर इंक्रीज होगी क्वांटिटी, वो क्या करेगा, H+ आयन्स को नॉर्मलाइज कर देगा, जिस कंसंट्रेशन आपकी फॉरवर्ड हो जाएगी, बिकॉज और क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो गई है, उसके जिसका से इक्विलिब्रियम का फॉरवर्ड आपका क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा, और आपके NH4+ आयन्स की कंसंट्रेशन आपकी इंक्रीज हो जाएगी, और आपकी NH4OH की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, क्योंकि वो आपको रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा और फॉर्मिंग द आयन्स, दिस इज कॉल्ड NH4+ आयन्स आपके रिएक्ट करना स्टार्ट। अब हमने देखा X कंसंट्रेशन ही क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने देखा यहाँ पर कि एक बात बताओ, यहाँ पर किसकी कंसंट्रेशन थी H+ आयन्स की, X कंसंट्रेशन थी, ठीक है, और यहाँ पर मान लो उसके पास C1 कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन, तो सिंपल सी बात है, जो H+ आयन्स है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, आपके OH+ आयन्स के अंदर, तो जितनी कंसंट्रेशन आपकी H+ आयन्स की होगी, उतनी कंसंट्रेशन तो X+OH आपका रिएक्ट करेगा H के साथ, ठीक है। इसका मतलब OH की भी X होनी चाहिए, ठीक है। अब ये फॉरवर्ड कितना शिफ्ट होगा, जितना इसको बनाने के लिए, सिंपल सी बात है, जितना मतलब एक्सेस में तो ये है ना H+ आयन्स, तो एक्सेस में इतना ही मुझे ये चाहिए OH रिएक्ट करने के लिए, वाटर फॉर्मेशन करने के लिए, तो X अमाउंट का ही OH चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन इतनी फॉरवर्ड करेगी जिससे जो एक्सेस आपका H है वो कम हो जाए, मतलब मतलब जैसे इतनी आगे इतना OH बनाएगा जितना H+ आयन आपका फालतू है ना। तो इसने क्या किया, X अमाउंट से इतनी X अमाउंट इसने क्या की OH आयन्स की इंक्रीज करी, जैसे X अमाउंट के H+ आयन्स आपके क्या मुझे वाटर फॉर्मेशन कर दे। तो सिंपल अगर ये ना हो तो इक्विलिब्रियम में तो है ये, ठीक है, तो उसको X अमाउंट की इंक्रीज करनी पड़ेगी कंसंट्रेशन, ठीक है, इसलिए मैंने +X -X किया इसके अंदर, ठीक है। अब लेते हैं हम चौथा केस, अगर इसके अंदर हम बेसिक बफर मिलाते हैं, है ना, बेसिक बफर के अंदर हम क्या मिलाते हैं, आपका स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, आपका मैंने क्या मिला इसके अंदर, स्ट्रॉन्ग बेस मिला दिया। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब NaOH, वो फुली डिसोशिएट हो जाएगा Na+OH नेगेटिव। अब देखो वहाँ पे ये क्या हो गया, आपका OH आयन्स एक्सेस के अंदर हो गया। अब एक्सेस हो गया, इसका मतलब मुझे कैसे ना कैसे करके इसको डील करना पड़ेगा। अब इसको मैं कैसे करती हूँ, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, जो आपका एक्सेस आपका क्या था, आपका OH+ आयन था, तो भाई मैंने देखा कि ये तो भाई एक्सेस के अंदर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इसकी क्वांटिटी OH आयन्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। अब जैसे आप यहाँ रिएक्शन देखोगे तो ये तो उल्टा नहीं जा सकता, इसका आंसर मुझे Na+ आयन्स चाहिए, तो ये तो मुझे कहीं से नहीं मिलेंगे। तो मैं देखती हूँ, अगर इस रिएक्शन को देखोगे तो वापस से आ सकता है ना, क्योंकि अगर यहाँ पर देख सकते हो, अगर OH आयन्स की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, तो ली चार्ट्री प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगी, रिएक्शन आपकी बैकवर्ड मूव कर जाएगी, ठीक है। आपकी रिएक्शन क्या करेगी, बैकवर्ड मूव करेगी। बैकवर्ड मूव करेगी, जिसका आंसर क्या होगा आपका। अब एक बात बताओ भाई, मेरा OH नेगेटिव आयन्स है, ये X क्वांटिटी, इसकी भी X मोल्स, इसके भी X मोल्स, ठीक है, क्योंकि फुली डिसोशिएट हो गए, तो X मोल्स इसके डिसोशिएट होंगे, ठीक है। X मोल्स इसके फालतू है ना भाई, पहले तो इक्विलिब्रियम में था, पर फालतू कितने थे, ये वाले मोल्स थे, तो X मोल्स फालतू हैं इसके। तो इसे रिएक्ट करने के लिए अगर मुझे NH4OH बनाना है आपका, दोबारा से रिएक्ट करने के लिए, तो मुझे भी NH4+ आयन्स के कितने मोल्स चाहिए आपके गाइज, इसको रिएक्ट करने के लिए मुझे इसके भी X मोल्स ही चाहिए, ठीक है। अब इसके भी X मोल्स चाहिए, इसके भी तो रिएक्ट करके आपका ये बनाएगा, NH4 बनाएगा। इसका मतलब XX में क्या था, यही तो था, ठीक है, ठीक है। मतलब फालतू मुझे क्या बनाना पड़ेगा, अगर रिएक्शन आपकी वापस जाएगी यहाँ से, तो फालतू मुझे किसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा, NH4 का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हुए, आपके X आयन्स ही निकल के आए। फिर ऐसे कह लो कि यहाँ से क्या निकल के आए, आपके
एक्स आयंस निकल के आए NH4 के, जिससे NH4 के एक्स आयंस को जो भाई सिंपल भाई तो इक्विलिब्रियम में था पहले ही, ठीक है। फालतू क्या है, ये मोल्स आए, तो फालतू मुझे कितने मोल चाहिए, इसके भी इतने ही चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इतने भी इसके ले लिए, तो यही तो फालतू केस है। जब भी तो आपका ये बनेगा फालतू बन के आएगा, तो इसकी क्वांटिटी कितनी इंक्रीज होएगी, NH4OH की कितनी फालतू इंक्रीज होएगी, इतनी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी फालतू, और इसकी कितनी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। आयंस की क्वांटिटी अपने आप में डिक्रीज हो जाएगी इतने तरीके से, क्योंकि मान लो इसकी C कंसंट्रेशन थी, इसमें से कितना कंसंट्रेशन जाएगा इसका, इसके मान लो पहले यहाँ पे C1 थी, ये आपकी हो गई यहाँ से, इसकी C1 कंसंट्रेशन थी, यहाँ पर हो गई आपकी C1 माइनस कुछ, मान चलो मैंने C1 माइनस अल्फ़ा कंसंट्रेशन यहाँ पर हो गई, C1 माइनस अल्फ़ा हो गई यहाँ पर भी, ठीक है। तो मतलब मेरे तरीके से यहाँ पर क्या आपकी एक्स क्वांटिटी थी इसकी, ये आपकी C1 माइनस अल्फ़ा प्लस एक्स क्वांटिटी किसकी है, OH आयन की हो गई यहाँ पर, ठीक है। और आपकी NH4 प्लस आयन की कितनी क्वांटिटी है इसकी क्वांटिटी है आपकी C1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब मुझे इसके साथ रिएक्ट करानी पड़ेगी ये, तो मुझे इतनी ही चाहिए इसके बराबर, तो मैंने क्या किया आपका कि जो एक्स आयंस थे इसके कुछ बनेंगे, तो इसके कितने मोल्स थे आपके, मान जो भी कुछ क्वांटिटी है वो इसकी मैंने एक्स मान ली पूरी, या पूरी वाई मान ली, ये पूरी क्वांटिटी मैंने वाई मान ली, ठीक है। इसके मोल्स कितने चाहिए, इसकी पहले कितनी थी C1 माइनस अल्फ़ा, जो को मैं क्या मान रही हूँ जेड मान रही हूँ, इसमें से कितने मोल चाहिए, इतने मोल चाहिए, और कितना बन के आएगा, ये बन के आएगा आपका वाई मोल। यहाँ पर पहले भी कुछ इसकी कंसंट्रेशन जो कि C1 थी, तो उसकी C1 कंसंट्रेशन प्लस में वाई, ये आपका 4 जो कि वाई क्या है आपका सिंपल, ये आपके मोल्स हैं H+, जो कि एक्स्ट्रा मोल्स थे, वही कंसंट्रेशन आपकी यहाँ पर है, समझ में आया, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिक बफर, एसिडिक बफर। अब इसके हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस देखेंगे। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस मतलब क्या होता है, अभी हमने सारी कुछ चीज़ें केसेस पढ़ ली, अब इसका हम निकालेंगे pH। इनको हम सारी चीज़ों को पढ़ क्यों रहे हैं, बिकॉज ऑफ लर्निंग द pH, बिकॉज हमें pH जानना है कि pH को हम इजिली कैसे निकाल सकते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे, भाई सिंपल बात बताया मैंने कि कोई भी बफर सोल्यूशन होता है तो उसका pH हमें पहले तो बफर सोल्यूशन का निकालना होता है, फिर उसके बाद हम pH निकालते हैं आफ्टर एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, उसके बाद फिर उसका बफर निकालते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने देखो मैं क्या निकाल रही हूँ, मैं pH निकाल रही हूँ किसका, एक ऐसे pH ऑफ अ बफर, उस बफर का निकाल रही हूँ, बफर सॉल्यूशन का, जो कि क्या है आपका एसिडिक बफर, इसका निकाल रही हूँ, ठीक है, ठीक है। ओके गाइस, तो हम पढ़ेंगे pH कैलकुलेशन ऑफ एसिडिक बफर बिफोर एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमें एसिडिक बफर का pH निकालना है, बिकॉज हमें जानना है कि pH का क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो हमने देखा एसिडिक बफर क्या होता है आपका वीक बेस, ठीक है, वीक बेस और आपका उसका सॉल्ट, ठीक है। तो आपका देखोगे यहाँ पर जो H है आपका, वो H+ आयंस की वजह से आपका क्या होता है, आपका एडिशन होने की वजह से इसके कारण से क्या होता है आपका pH पे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो मैं देख सकता हूँ pH आपका किस वजह से होता है, आपका H+ आयंस की वजह से आता है ना। तो H+ आयंस आपके इसके अंदर है, यहाँ पर भी है आपके H+ आयंस, तो इसका मुझे इक्विलिब्रियम इसका निकालना पड़ेगा रिएक्शन का। तो CH3CO नेगेटिव H+ आयंस CH3COH, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है यहाँ से आपका K इक्विलिब्रियम। आप देखोगे ये ना सॉलिड के अंदर होता है सर, ये सारे एक्वस है, ये भी एक्वस है, बिकॉज आयंस हैं आपके। तो सॉलिड का आपको पता होगा कि जब उसकी कंसंट्रेशन होती है उसकी 1 मान जाती है, कांस्टेंट ही मानी जाती है जनरली, ठीक है। तो उसको मैंने क्या किया आपका 1 मान लिया, K इक्विलिब्रियम को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर आपका KA मान लिया, ठीक है। तो आपका क्या होगा, H+ आयंस निकाले तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर मैं निकाल दूँगी, एक तरीके से समझ जाओगे आप। K इक्विलिब्रियम मान लो, फिर सिंपल इसको सिंपल लिख दो KA मान सकते हो, क्योंकि हम इसको एसिड के लिए निकाल रहे हैं, तो एसिड के लिए KA मान सकते हो, K इक्विलिब्रियम लिख लो या फिर KA लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो मैंने KA लिख दिया यहाँ पर, और नाउ KA डॉट CH3COH अपॉन CH3CO नेगेटिव, ये हो गया आपके H+ आयंस। अब इसको मैं क्या कर दूँगी, पुट कर दूँगी pH के अंदर, pH इक्वल टू माइनस लॉग KA डॉट CH3COH अपॉन CH3CO नेगेटिव आयंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर करते हैं सॉल्व, लेट्स डू माइनस लॉग, ये हो जाएगा आपका KA प्लस लॉग CH3COH माइनस लॉग CH3CO नेगेटिव, ठीक है।
ये बन जाएगा आपका पी के, नेगेटिव सबके अंदर जाएगा तो बन जाएगा आपका पी की ये बन जाएगा आपका माइनस लॉग CH3COOH, नेगेटिव का रहेगा पॉजिटिव, लॉग CH3CO नेगेटिव, तो पी की ए माइनस, या सिंपल कह दो लॉग ये नेगेटिव है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव लॉग CH3CO नेगेटिव अपॉन CH3COH। ठीक है, ये बनेगी कंसंट्रेशन। तो इसको मैं सीधे कह सकती हूँ कि पी के ए प्लस लॉग साल्ट अपॉन एसिड, यह आ जाता है आपका किसका पीएच निकल के आता है, ये आपका एसिडिक बफर का निकल के आता है बिफोर एडिशन यानी उसका। ठीक है, समझ आ गया। ऐसे में क्या करूँगी, पीएच कैलकुलेशन निकाल लूँगी किसकी, आपके बेसिक बफर के लिए। तो बेसिक बफर के लिए सिंपल आ जाएगा पीएच इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग साल्ट अपॉन बेस। ठीक है, सिमिलरली उसके लिए हम निकाल लेंगे आपका। ठीक है, ये होता है आपको पीओएच निकल के आता है, पीएच ऐसे करेंगे 14 माइनस पीएच कर देंगे अगर 25 डिग्री टेम्परेचर है आपका। ठीक है, आगे समझ में कोई दिक्कत। अच्छा जी, अब निकालते हैं हमारी जो सेकंड डीलिंग होती है आपकी, जैसे बेस्ट थिंग है वो, जो कि हमें क्या निकालना होता है आपके यहाँ पर निकालना होता है पीएच सॉल्यूशन आफ्टर एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब उसका पीएच निकाला जो कि आपका इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। जो भी आपके सामने में ज़्यादा इक्वेशन चलो निकाल के देखती हूँ, मैं आपको निकाल के देती हूँ ना। मान लो आपके पास एसिडिक बफर था, ठीक है, एसिडिक बफर का क्या पीएच निकल के आया था भाई, एसिडिक बफर का पीएच निकल के आया था पी के ए प्लस लॉग, ऊपर साल्ट आएगा आपका, साल्ट किसका साल्ट आएगा, वीक एसिड का साल्ट आएगा ना, अपॉन में क्या आएगा आपका वीक एसिड आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे बेसिक बफर का निकालना है, आपका बेसिक बफर का पीओएच निकालना है, तो पीओएच निकल के आता है, तो पी के बी प्लस लॉग, यहाँ पर भी साल्ट आ जाएगा बेसिक बफर का, मतलब वीक बस बेस का, और यहाँ पर वीक बेस आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है जी, अब हमें निकालना है एसिडिक बफर का हमें पीएच निकालना है। एक बार क्या किया आपने, एसिडिक बफर के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड इन्वॉल्व किया, एक बार स्ट्रॉन्ग बेस इन्वॉल्व किया। ठीक है जी, एक बार बताओ तो पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग CH3CO नेगेटिव, ये आयन है CH3COH। एक बार बताओ, हमने सीखा कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड हम इन्वॉल्व कर देते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड इन्वॉल्व करने के बाद मान के चलो आपके हमने देखा यहाँ पर क्या देखा हमने यहाँ पर, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड आपका इन्वॉल्व करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड किसी भी हम एसिडिक बफर के अंदर, किसी भी एसिडिक बफर के अंदर जब हम क्या करते हैं आपका इन्वॉल्व करते हैं किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को, मान जो एसिड इन्वॉल्व करे जो कि क्या है H+ आयंस प्लस क्लोरीन नेगेटिव आयंस एंड CH3COOH Na gives you CH3CONA प्लस Na। ठीक है, तो यहाँ पर H+ आयंस इंक्रीज हो जाते हैं, इसका कंसनट्रेशन इंक्रीज होती है, आपके रिवर्स में जाना स्टार्ट, तो CHO3 की कंसनट्रेशन आपकी इंक्रीज हो जाती है, इसकी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर क्या होता है, पीके अगर इन्वॉल्व करते हैं लॉग आपका, तो आपके वाटर बनना फॉर्मेशन हो जाता है, जिसका आंसर रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, और ये इसकी क्वांटिटी आपकी क्या होती है, साल्ट की क्वांटिटी इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाती है, इसकी क्वांटिटी आपकी डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये आपके दो फॉर्मूले हो गए। ठीक है, एक तरीके से ना आप इसको ट्रिक से भी समझ सकते हो। ट्रिक कैसी हो सकती है, मान लो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपके पास क्या था, एसिडिक बफर था, एसिडिक बफर के अंदर आपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग आपने एसिड इन्वॉल्व किया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड इन्वॉल्व किया, लेकिन जो एसिडिक बफर था उसके अंदर क्या था आपका वीक एसिड था, ये समझ में। ठीक है, एक तो आपको क्या था यहाँ पर एसिडिक बफर था आपका ए, स्ट्रॉन्ग एसिड इन्वॉल्व किया और वीक एसिड था, तो ए। अगर A आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल ध्यान रखना, जो आपका वीक एसिड है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है आपका वीक एसिड की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर क्या था आपका एसिडिक बफर था, ए आ गया, क्या इन्वॉल्व किया, स्ट्रॉन्ग बेस इन्वॉल्व किया, तो बी आ गया। क्या था इसके अंदर, वीक एसिड था इसके अंदर ए, तो A डिफरेंट आ गया, तो वीक एसिड की क्वांटिटी डिक्रीज होगी, तो वीक एसिड की क्वांटिटी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। आया समझ में? चलो बेसिक बफर के लिए निकालते हैं। सेम नंबर्स के लिए हम क्या करते हैं, सेम अल्फाबेट्स के लिए हम क्या करते हैं, सो इंक्रीज डिक्रीज का सिस्टम देते हैं। बेसिक बफर, तो बेसिक बफर है आपका बी आ गया,
ठीक है। बेसिक बफर में स्ट्रॉन्ग, पहला केस स्ट्रॉन्ग एसिड इन्वॉल्व किया, ए आ गया। इसके अंदर क्या था आपका, वीक बेस था, ठीक है जी, ये बी आ गया। तो बी ए बी डिफरेंट आ रहे हैं तीनों तीनों, मतलब बी ए बी एक अलग आ रहा है इसके अंदर। तो वीक बेस की क्वांटिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। मतलब इसका पी ओ एच क्या होगा, पी के बी प्लस लॉग, ऊपर साल्ट आता है, नीचे आपका क्या आता है, साल्ट क्या था आपके सामने इसके अंदर, NH4 प्लस अपॉन NH4 प्लस 4OH। इसके अंदर क्या था, वीक बेस आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वीक बेस क्या है आपका ये, तो वीक बेस क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। और इसके अंदर साल्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है, सिंपल सी बात है। बेसिक बफर के अंदर हम स्ट्रॉन्ग बेस मिला रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस मिला रहे हैं, तो फिर से बी आ गया। इसके अंदर है क्या, वीक बेस है, तो बी 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 ट्रिपल बी। तो मतलब साल्ट की जो आपका वीक बेस है उसकी क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज हो गई, बी बी तीनों अल्फाबेट आ गए, ठीक है। तो पी ओ एच इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग, आपकी वीक बेस की क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वीक बेस क्या है आपका, आपका NH4OH प्लस एक्स आ जाएगा, NH4O प्लस नेगेटिव एक्स आ जाएगा। आया समझ में, ठीक है। ये आपके रूल्स हैं, ट्रिक एक तरीके से पढ़ने लिए, जो आप सारे आपने पढ़े हैं ना, सारी रिएक्शंस आपने पढ़ी हैं आगे इसके अंदर, इसे हम कहते हैं हेनरिसन हेसल बैच रिएक्शन, हेनरिसन हेसल बैच इक्वेशन इसे हम कहते हैं, ठीक है। ये कहते हैं इसको, ये चारों रिएक्शंस को हम पढ़ते हैं, चारों रिएक्शंस को। समझ आया, समझ लोगे चीज़ें कि ऐसे इसके कुछ फॉर्मूलेस के बोलो। देखो मैं आपको सामने पूरा ट्री दिखाती हूँ उसका। देखो हमने क्या पढ़ा, पहले समरी देखते हैं। मैं आप समरी क्या है, देखो मतलब आप ना बफर सोल्यूशन किसी का भी बना सकते हो। यू कैन मेक एनी टाइप ऑफ टेकिंग द, कोई भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो और फिर उसका कोई साल्ट ले लो, तो आप बना सकते हो उसका बफर। बट आप जब प्रीफर करोगे, जो अच्छा बफर बन के आता है वो अच्छा बफर बन के आता है आपका वीक एसिड, उसका साल्ट, वीक बेस, उसका साल्ट निकल के आए, उसका जो बफर निकल के आता है वो बहुत अच्छा बन के आता है। अगर आप और रिमेनिंग जो आप ले सकते हो, आप उसको बफर बनाते हो उनका, तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशंस करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर टेम्परेचर करना पड़ेगा चेंज, कुछ ना कुछ, मतलब कुछ ना बहुत सारे वेरिएशंस यू हैव टू बी डन टू दैट। सो एक गुड बफर निकल के नहीं आता आपका, ठीक है। तो हमने क्या समझी पढ़ा, एक बफर सोल्यूशन होता है आपका, एक एसिडिक बफर होता है, एक बेसिक बफर होता है, फिर हमने पीएच निकाल लिया। उसके बाद हमने देखा एसिडिक बफर के अंदर दो केसेस पढ़ते हैं, अगर उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाए या फिर वीक बेस मिलाए। अगर तीनों ए आ जाते हैं तो आपका क्या होती है, वीक बेस इंक्रीज होता है। अगर तीनों ए नहीं आते तो आपका वीक एसिड की क्वांटिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो वीक एसिड इसके अंदर पहले से था, ऐसे इसके अंदर हमने केस पढ़ी, ये चारों इक्वेशन हमने पढ़ी है, ठीक है। अब इसके आगे हमने कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये क्वेश्चन है देगा सम क्वेश्चन आर वेरी इजी क्वेश्चन। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। एंड लेट्स रिवाइज अगेन नेक्स्ट टॉपिक एंड बाय बाय गाइस।